नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में मौजूद है। लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है और इस इंद्र को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम लोग यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क सहायता के लिए। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो घरेलू हिंसा को लेकर है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या प्रावधान है। इसके साथ अगर कोई और भी कानूनी समस्या आपके जहन में है कि किसी और कानूनी समस्या से आप जूझ रहे हैं, कोई कानूनी सलाह आप चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ अपनी बात आप रख सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम तक अपनी बात आप रख सकते हैं। और जो दो खास मेहमान आज हमारे साथ हैं चर्चा में, वो उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अफजल हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, और रमेश यादव हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। रमेश यादव, शुरुआत मैं आपसे करूंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के क्या कानून है हमारे यहाँ? जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 2 अक्टूबर 2006 में हमारे यहाँ ये पूरी तरह से लागू हुआ। जी, तो वैसे तो ये एक्ट जो है ऑलरेडी जिन इस एक्ट में जिस तरीके से अपराध को डिफाइन किया गया है वो ऑलरेडी आईपीसी में हमारे यहाँ पहले से भी थे, और दूसरे जो महिलाओं के खिलाफ जो रिलीफ है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस में था 125 सीआरपीसी के तहत, दूसरे जो पर्सनल लॉज हैं उनके तहत, ये सारी चीजें पहले से भी थी। अब सवाल उठता है कि इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लाने के पीछे मंशा क्या थी, क्या जरूरत थी इस तरह के एक्ट को? जी, तो यह एक्ट एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन कह सकते हैं, एक बहुत ही उन्नत किस्म का ये कानून है जो प्रगतिशील समाज में ही अस्तित्व में समाज को और प्रगतिशील बनाए जाने के लिए लाया गया, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो हमारे यहाँ तमाम परंपरागत जड़ताएं और रूढ़िताएं थी जिनके चलते घर में ही अपने ही घर में उनके खिलाफ तमाम अन्याय अत्याचार होता है जी, और उसको उसकी जो डिफिनीशन थी 498 ये आईपीसी में ऑलरेडी क्रुएल्टी की डिफिनीशन दी गई थी, वो एक अपराध हमारे यहाँ पहले से था। लेकिन उसमें जो व्यापक संदर्भ है समाज के और खासतौर से आधुनिक समाज के, बिल्कुल वो रमेश यादव, मैं लौटूंगा आपकी बात। इस वक्त जहीर अब्बास हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। जहीर, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी जहीर, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी जहीर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। जी, मुझे लग रहा है आपकी टीवी की वॉल्यूम ऑन अप है, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लीजिएगा, उसके बाद दोबारा आप हम तक कोशिश कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने की। मोहम्मद अफजल, मैं सवाल लेकर सर आपके पास में आऊंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस में वायलेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? क्या सिर्फ शारीरिक तौर पर ही मारपीट किया जाना डोमेस्टिक वायलेंस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, या फिर किसी और तरीके से भी इसको डिफाइन किया गया है इस कानून में? देखिए, इसमें खाली शारीरिक हिंसा ही नहीं है, बल्कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपनी पत्नी को या अपने घर में किसी भी महिला को जी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वर्बली यानी कि मौखिक रूप से, या
उसके वेलबींग में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करता है तो वो घरेलू हिंसा कहलाती है। और वो किसी भी तरह से हो सकता है। आप उसको गालिम गलौज करें, आप उसके साथ मारपीट करें, आप उसको रहने के जो भी तौर तरीके हैं उसमें अगर आप उसमें व्यवधान डालते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में अगर आप उसको हर्ट करते हैं किसी भी तरह से, इमोशनली आप उसको हर्ट करते हैं या चिढ़ाते हैं उसको, या आप उसको पैसा नहीं देते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, या आप उसके काम में जो है जबरदस्ती आप अपनी जिद पूरी करने के लिए कहते हैं, तो ये घरेलू हिंसा में शामिल है। जी। तो कोई भी ऐसी बात आपकी जो आपकी घर की महिला को नागवार गुजरे, वो एक तरह का घरेलू हिंसा बन जाती है। जी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं यूँ कह सकता हूँ, डेफिनेशन, कि आपकी घर की महिला को आपकी कोई बात जो नागवार गुजर रही है, जिससे उसको तकलीफ हो रही है, वो एक तरह का घरेलू हिंसा है। ठीक है। उसमें बहुत सी चीजें शामिल हो सकती हैं। जी, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं सर, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं साफ करके कि क्या क्या चीजें शामिल हैं। जैसे इसमें आपको एक कोई अगर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, शारीरिक रूप से आपके कोई व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको इमोशनली कोई व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, आपको इकोनॉमिकली कोई व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, आपको इमोशनली कोई व्यक्ति अगर प्रताड़ित कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी घरेलू हिंसा में शामिल हैं। जी ठीक है। रमेश यादव, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर किसी महिला के साथ इनमें से कोई भी तरीका उसके साथ अपनाया जाता है, किसी भी तरीके की हिंसा उसके साथ होती है, तो पहला कदम उस महिला को क्या उठाना चाहिए घरेलू हिंसा के खिलाफ? जी, सबसे पहले उस महिला को जो भी जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा हुई है, और हिंसा या वायलेंस को सेक्शन 3 में बहुत व्यापक नजरिए से डिफाइन किया गया है। उसमें जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी को ताना भी देते हैं, जैसे ताना दिया जाता है, तो वो भी उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक अपमान का कारण है, वो भी एक तरह की हिंसा है। जी। तो वो सबसे पहले संबंधित जिले में, हर जिले में, जहां पर अलग अलग राज्यों में कुछ स्थितियां अलग अलग भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो सेक्शन में प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफिसर, अब जैसे यूपी में तमाम जगहों पर महिला समाख्या केंद्र हैं, वहां पर एक तरह से प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में वही काम करते हैं। तो और कहीं वहीं प्रोवेशन ऑफिसर हैं, तो सबसे पहले वो उनको यहाँ अप्रोच कर सकती है। वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो उसके मामले को संबंधित न्यायालय में ले जा सकता है। दूसरा है कि सीधे वो मजिस्ट्रेट में, जहां पर आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, उसके अंतर जहां वो मोहल्ला या वो रिजाइडिंग प्लेस जिस थाना अंतर्गत आता है, उसे कंसर्निंग हर जिले में मजिस्ट्रेट होते हैं। जी। तो उस मजिस्ट्रेट के यहाँ सेक्शन 12 के तहत वो एक पूरा प्रोफार्मा बना हुआ होता है, वो एक्ट में ही दिया गया है। उसमें वो भर करके आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में वहां प्रोड्यूस करना होता है, वहां पर प्रस्तुत करना होता है संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ। और यह एक्ट इस एक्ट प्रॉम्प्ट रिलीफ इस एक्ट के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि सेक्शन 12 में ही ये लिखा गया है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन प्राप्त करता है, प्राप्त करने की तिथि से ले 3 दिन से ज्यादा की डेट नहीं लगाएगा, यानी 3 दिन के अंदर उसको अंतरिम रिलीफ देनी होगी। और फिर उसमें लास्ट पैरा में यह है कि जो भी प्रोसीजरल बातें हो जाती हैं सर, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं जब महिला अपनी शिकायत लेकर थाने तक जाती है। तो कई दफा ये होता है कि महिला की शिकायत सुनी ही नहीं जाती, या फिर अगर वो चाहे कि किसी महिला अधिकारी से बात करे, किसी महिला पुलिसकर्मी से बात करे, तो महिला पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं होती हैं उसकी शिकायत सुनने के लिए। मोहम्मद अफजल साहब, ऐसी परिस्थितियों में जो पीड़ित महिला है वो क्या करे? ऐसी परिस्थिति में महिला जो है डायरेक्ट न्यायालय में भी अप्रोच कर सकती है, और हर जिले में सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाए हैं, आप उनके थ्रू अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है, और वेलफेयर ऑफिसर बनाए गए हैं उनके पास जा सकती है। किसी अधिवक्ता के माध्यम से या किसी अन्य जानने वाले के माध्यम से वो प्रोटेक्शन संरक्षण अधिकारी को संपर्क कर सकती है, या सीधे न्यायालय में भी अप्रोच कर सकती है। जी ठीक है। लेकिन रमेश यादव, मैं जानना चाहूंगा आपसे इसी संबंध को लेकर कि क्या महिला खुद ही जाए शिकायत लिखाने के लिए तभी शिकायत दर्ज की जाएगी, या महिला अगर ऐसी शारीरिक स्थिति में नहीं है कि खुद शिकायत लिखाने जा सके तो उसके बिहाफ से, उसकी तरफ से कोई और भी जा सकता है? अब उसके बिहाफ पर अगर इस तरह की स्थिति है तो जो भी नजदीकी रिश्ते में है, माँ या जहां भी वो रह रही हो, जिस पर वो रिलाई अपन करे,
तो उसके खिलाफ वो कोर्ट के समक्ष जाया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये बहुत इसकी जो पूरी प्रोसीडिंग है, मैंने जैसे कहा वो समरी टाइप की है, तो इसलिए बेहतर स्थिति यही होती है कि जो विक्टिम है वो स्वयं जाए जी, क्योंकि इसमें काउंसलिंग की भी स्थिति होती है। जब आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के यहाँ जाते हैं तो वो थ्रू एसएसपी उनको सम्मन भेजता है, नोटिस भेजता है, तलब करता है, तो आपका और उनकी बातचीत भी होती है। आपके ये प्रयास पहले होता है कि अगर मान लीजिए जो भी आपके ग्रीवांसेज हैं उसके स्तर पर ही निपटा दिए जाएं। हो सकता है कि शुरू में ही ये चीजें हो जाएं, तो इसलिए उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है जो विक्टिम है। लेकिन इस अगर किन्हीं कारणों से वो महिला उपस्थित नहीं हो पाती, मसलन अगर उसके साथ मारपीट की गई है तो शारीरिक तौर पर भी असक्षम है कि थाने तक जा पाए, तो ऐसी स्थिति में तो शायद पुलिस वाले क्या घर आएंगे बयान लेने के लिए? क्या उसके पास, महिला के पास अधिकार है? यूं तो महिला के पास, महिलाओं के लिए तो कानूनन सीआरपीसी में भी पहले से ही प्रोविजन है और सीआरपीसी इसमें लागू भी होती है। हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं, सेक्शन 28 के तहत ये पूरा दिया गया कि जहां तक इस सेक्शन में प्रोविजन है वो ठीक है, नहीं तो ये पूरी प्रक्रिया सीआरपीसी से गवर्न होगी, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ का ही एक भाग है और क्रिमिनल लॉ जो सिस्टम है उसका ही एक पार्ट होने के नाते तो महिलाओं को तो वैसे भी प्रिविलेज है कि उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस उनके यहाँ आए। और इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये उस तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता कि जैसे इसमें जैसे ये दो सोशल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों को एड्रेस करता है एक साथ। तो सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट रिलीफ दिलाने की जरूरत होती है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रोटेक्शन ऑफिसर अलग अलग जिलों में अलग अलग नामों से अलग अलग संस्थाओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो वो ही पहले आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको क्या प्रॉम्प्ट रिलीफ, आप उनको अपनी समस्याएं जिस तरह से बताते हैं कि आपकी क्या आर्थिक स्थिति है, आपके रहने के लिए क्या इंतजाम है, ये सब उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। फिर वो मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर नहीं चीजें होती तो मजिस्ट्रेट के यहाँ रिफर कर देते हैं। मजिस्ट्रेट सुन करके सारी रिपोर्ट दे करके अंतरिम रिलीफ विरोधी जो विपक्षी है आपके उसके खिलाफ पारित कर देता है जी। ये पूरा तो इस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन का वो उस तरह की बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये सीधे पहला प्रयास है कि आपको प्रॉम्प्ट रिलीफ मिले। ठीक है सर, हमारे साथ इस वक्त राजेश पटोहा भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। राजेश पटोहा, सजा के प्रावधान क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के अगर केस सामने आता है तो? जी देखिए, इसमें बेसिकली तो ये सिविल रेमेडी है जी कि मगर इसमें जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो होता है, अगर कोर्ट इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करती है किसी भी तरह का कि जो रिस्पोंडेंट पार्टी है वो किसी तरीके से कंप्लेनेंट से कांटेक्ट ना करें या किसी भी अन्य तरह का कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर उसमें जो ऑर्डर मिलता है अगर उसकी वायलेशन होती है तो इसमें प्रावधान है 1 साल की सजा का और 20,000 तक के जुर्माने का जी। और उसमें सीधी एफआईआर होती है और जब उस ऑर्डर की जो अवहेलना होती है तो उसमें सीधा पुलिस में जाके एफआईआर कराई जा सकती है और जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये जी। ठीक है मोहम्मद अफजल, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा इस चीज को लेकर कि व्यवहारिक दिक्कतें काफी आती हैं ऐसे में, और खासकर गांव देहात के इलाकों में, छोटे कस्बों में, कि वहां पर जो ससुराल पक्ष होता है, जो आरोपी पक्ष होता है, वो किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी ऐसा अगर होता है तो जो पीड़ित पक्ष है वो क्या करे अपने बचाव के लिए? मोहम्मद अफजल, सवाल मेरा आपसे है सर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। मोहम्मद अफजल, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? तो शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश पटोहा साहब, इसी सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा आपसे सर। जी जी, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है जी, किसी भी तरीके से जो कंप्लेनेंट है उसको कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट इसमें अंतरिम ऑर्डर पास कर देगी कि वो किसी भी तरीके से उसको धमकाए ना, किसी तरीके से कांटेक्ट ना करे, और इसके अंदर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करने का प्रावधान होता है और जो उसकी वायलेशन पे सजा का प्रावधान है, जैसा मैंने अभी आपको बताया।
बिल्कुल, लेकिन रमेश यादव, इस चीजों में सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि सबूत होने चाहिए। अगर किसी महिला को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है तो मानसिक तौर पर प्रताड़ना के सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे? इसमें सबूत इकट्ठा करने का जिम्मा किसका है? जो आरोपी पक्ष है उसका या जो पीड़ित पक्ष है उसका? नहीं, ये पीड़ित पक्ष, मैंने पहले भी आपसे जैसा कहा ना कि ये उस तरह की जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसमें अगर आप ये सारी बातें रख देते हैं कि हमें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है जी, तो और उसका दूसरे पक्ष के द्वारा जब काउंसलिंग होती है, जब प्रोटेक्शन ऑफिसर के यहाँ काउंसलिंग होती है, तो उस समय भी आप जो एप्लीकेशन में जिन जिन चीजों का डिमांड किए रहते हैं कि आपको रहने के लिए आपको आर्थिक रूप से मदद चाहिए, जो चीजें आप रिलीफ सॉर्ट किए रहते हैं उसमें जी, तो उन संबंध में आपसे सवाल किया जाता है कि आपको किस तरह की परेशानी है। वो साधारण जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर, कहीं जो प्रोविजन ऑफिसर है, वो आपसे सामान्य चीजें पूछता है। उसके लिए कोई बहुत उस तरह से प्रमाण की जरूरत नहीं होती है कि बहुत जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है जी। लेकिन राजेश कुमार पटोहा, मैं जानना चाहूंगा कि कई दफा हाल ही दिनों में सामने आया कि इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। तो अगर कोई केस ऐसा होता है जहां पर कि झूठे एलिगेशन लगाया जाए तो जो आरोपी पक्ष होता है वही पीड़ित पक्ष बन जाता है, तो तब उसके पास बचाव के उपाय क्या हैं? राजेश पटोहा, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, त्यागी जी की आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मोहम्मद अफजल साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब रमेश यादव, मैं सीधा आपके पास आऊंगा कि ऐसे जो सवाल हमारा रहा है जी, जैसा आपने कहा, मैं सुन लिया था सवाल। आपने जैसा कहा कि जो पक्ष कभी कभी इसका दुरुपयोग होता है, और जो जब ऑर्डर पास करती है कोर्ट, तो उससे प्रभावित व्यक्ति के समक्ष क्या उपचार हैं जी। तो इस एक्ट में भी एक तो जैसे इस एक्ट के सेक्शन 30 में जो भी ऑर्डर अगर आपके खिलाफ पास हुआ है तो आप उसमें 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं जी। एक तो पहली ये है अपनी सुपीरियर कोर्ट में अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया तो आप सेशन जज के यहाँ अपील कर सकते हैं, और वहां के बाद फिर आपके पास रेमेडी रहती है कि आप हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो पहला तो ये है, कानूनी विकल्प यही होता है आपके वो एक्ट में ही या प्रावधानित है कि अगर कोई इस आदेश से क्षुब्ध होता है, परेशान होता है और उसको लगता है कि उसके खिलाफ गलत आदेश, तो अपील में जा सकता है जी। एक ये है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि दोनों पक्षों को जब बातचीत नोटिस होती है तो प्रयास ये होता है कि आमने सामने भी बैठाया जाए, उनसे बातचीत कराया जाए, और जो उनके ग्रीवांसेस हैं अगर वो कोई बात कह रही हैं तो कि हमें मारा गया, मान लीजिए जो विक्टिम है वो कह रही है हमें मारा गया या हमें आर्थिक रूप से परेशान किया जाता है या हमारे साथ मानसिक प्रताड़ना की जाती है, हमको घर में रहने नहीं दिया जाता, व्हाटएवर जो भी परेशानी है, तो दूसरे पक्ष से भी पूछा जाता है। दोनों आमने सामने होती तो बात समझ में आ भी जाती है कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है जी। और जब आपको लगेगा कि आप तो आप फाइंडिंग अपनी दे सकते हैं कि ये लेकिन इसके द्वारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल। रमेश यादव, मैं लौटूंगा आपके पास। मोहम्मद अफजल हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं, कुछ बीच में व्यवधान जरूर आया था कि मोहम्मद अफजल साहब, हम देखते हैं कि कॉमन जो प्रक्रिया होती है उसके तहत अगर कोई भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराती है, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, तो कार्रवाई के बाद पता चलता है, लेकिन उसमें पूरे खानदान का नाम लिखवा दिया जाता है, चाहे वो उस घर में कोई व्यक्ति रहता हो या ना रहता हो। तो क्या ये कानूनी रूप से वाजिब है? नहीं, ये बिल्कुल नावाजिब है कि आप अननेसेसरीली अपने परिवार के उन सदस्यों को आप नामजद करें जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, और ये कानूनी अपराध भी है। और इसमें अगर जो व्यक्ति जिनके खिलाफ ऐसा आदेश हुआ है वो न्यायालय में सेक्शन 25 में भी दरखास्त दे सकते हैं कि साहब हमारा सेक्शन 25 में ऑर्डर को मॉडिफिकेशन के लिए दरखास्त दी जा सकती है जी। और सेक्शन 25 में, इसमें जो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 है, उसमें अगर कोई आदेश गलत पारित हो गया है तो उसको मॉडिफाई कराने के लिए, उसको ऑर्डर को सही कराने के लिए आप उसमें मजिस्ट्रेट को, कंसर्न मजिस्ट्रेट को दरखास्त दे सकते हैं जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजेश कुमार पटोहा साहब, मोहम्मद अफजल साहब और रमेश यादव जिस चर्चा में शामिल होने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में शुरुआती जानकारी, बेसिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस संबंध में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी तरफ से हर संभव सलाह, बेहतर कानूनी सलाह आपको जरूर दी जाएगी। नमस्कार।